पूरे देश में आज कांग्रेस के CWC के मीटिंग में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया जिसमें आडवाणी जी, अटल जी बैठे हैं कुर्सी पे और नरेंद्र मोदी जी और प्रमोद महाजन जी नीचे बैठे हैं। और उस ट्वीट में उन्होंने जो बताया कि आरएसएस का जो कैडर है, जो कुर्सी के नीचे बैठता है, वो भी एक दिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है, केंद्रीय मंत्री बनता है। ये एक बड़ी संगठन का शक्ति होता है और संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सर्वोपरि है और आरएसएस आज आज़ादी के 100 साल भी बाद भी आरएसएस की शक्ति, क्यों आरएसएस चीफ ने भी शक्ति और सत्ता का जिक्र किया था और पूरे देश में एक माहौल बना कि शशि थरूर जी ने प्रधानमंत्री जी का बड़ाई किया, दिग्विजय सिंह जी ने किया और गुलाम नबी आज़ाद ने किया और जितने कद्दावर नेता कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, चाहे वो ईडी का शिकार हो, सीबीआई का शिकार हो, इनकम टैक्स का शिकार हो, कोई भ्रष्टाचार का शिकार हो, तो बहुत लोग जो गए हैं, जैसे शशि थरूर जी के ऊपर बड़े बड़े आरोप और उनकी धर्मपत्नी का हत्या का भी आरोप था। चिदंबरम जी के ऊपर काफ़ी दिन उनको जेल में रहना पड़ा और उनके ऊपर बड़े बड़े घोटाले के आरोप थे। गुलाम नबी आज़ाद जी का क्यों राज्यसभा में जाने के लिए बहुमत की ज़रूरत होती है और कांग्रेस 44 पे थी तो सवाल ही नहीं है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश बोला जाता था, जो आज लोकसभा में और राज्यसभा में और विधानसभा में बहुमत ही नहीं है। लेकिन पूरे देश में चर्चा हुआ कि अब दिग्गी राजा भी मोदी जी के शरण में जाने वाले हैं। लेकिन उन्होंने, ये चिरंतन सत्य है कि वो मुखर नेता हैं और आरएसएस और बीजेपी पे उनका, और पूरे देश में जब जब भी वो सवाल उन्होंने खड़े किए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का सवाल हो आरएसएस के ऊपर और बीजेपी पे, वो सवाल आज 2500 साल से हमने देखा कि उठाते हैं और जो उठाते हैं उसमें दम होता है। अन्ना हजारे जी के लिए बोला था, वो आरएसएस के पुराने कैडर हैं और जिसके जिसके बारे में दिग्गी राजा ने सवाल उठाए वो सब सही निकला। एक समय में जो वो गया का, जिस प्रकार से गया में पंडा रहते हैं, उधर पूरे देश का कौन सा खानदान का क्या पूर्वज है वो सब वहाँ लिखा रहता है, वहाँ से वो अध्ययन करते हैं। और आज जो इसके लिए वो मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री बने,
तो आरएसएस के लिए जो वो बोलते हैं, वैसे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के ही नेता का कहना है कि दिग्विजय सिंह जी के पिताजी आरएसएस वाले थे। लेकिन कोई भी आरएसएस का हो या कोई भी हो, लेकिन दिग्गी राजा मोदी जी के और आरएसएस के विरोधी हैं, ये देश में सत्यता आई है, सत्य भी है। क्यों? कांग्रेस ने आज़ादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त दिया और आज़ादी लिया। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू जी और राजेंद्र बाबू और सभी जाति धर्म के लोग ने अपनी जान की आहुति दी, लेकिन अंग्रेजों से लड़ाई करी। लेकिन आरएसएस उस समय में भी कांग्रेस का विरोधी थे और आज भी विरोधी हैं। और जो जानकार बताते हैं कि आरएसएस और कांग्रेसी नेता जो बोलते हैं कि आरएसएस का एक कार्य करने का कार्यशैली ऐसा है, किसी गांव में जाएंगे और चुपके से एक पत्थर मार देंगे और बाजू में दोनों साइड से आरएसएस के लोग, दो गांव के बीच में उसका एक्शन रिएक्शन क्या होता है वो बाहर से देखते हैं। फिर चाहे वो घटना करने का है, दुर्घटना कराना है, तो वो पहले उनका कार्य है। जिस प्रकार से अरौली का हो, अरावली पर्वत का हो, अभी एक शगुफा छोड़ दिया, सिंगर का सब सजा हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन उसको जमानत दे दिया। और वो ये देखने में सक्षम रहते हैं कि इसका एक्शन और रिएक्शन देश पे क्या होता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे वो उनकी कार्यशैली अलग है आरएसएस का। और बीजेपी का जो संगठन है, चाहे वो कितने भी संगठन है वो या अलायंस हो, वो अपने जिस प्रकार से अमेरिका में सीआई का है, उसी प्रकार से भारत में आरएसएस का एक इंटेलिजेंट है, जो लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और जितने विरोधी पक्ष नेता हैं, या दिग्विजय सिंह, जो उनका नाम लेकर के उस पे देश में आरएसएस के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी जब उस अमेरिका गए थे तो उन्होंने भी आरएसएस का जिक्र किया कि 5 ब्राह्मण मिले और एक मुस्लिम को मारा तो खुशी मनाई। अमेरिका में राहुल गांधी जी ने ये बात कहा था। वैसे कांग्रेस ने आज़ादी के बाद, इंदिरा जी, कांग्रेस ने सेवा दल का गठन किया और सेवा दल में हर आदमी को, जिस प्रकार से आरएसएस का हाफ पैंट और शर्ट, उसी प्रकार से सेवा दल का गठन हुआ। लेकिन सेवा दल गठन के बाद भी जो इंटेलिजेंस का काम, खुफिया वाला काम सेवा दल ने नहीं किया, वो राष्ट्रभक्ति में ही और कांग्रेस और संगठन को मजबूती के लिए सेवा दल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो जाने लगा। लेकिन चमचे प्रवृत्ति के लोग जब कांग्रेस में आए, और कोई भी कांग्रेस में कभी भी कोई भी कुछ बन सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस में बिना ट्रेनिंग का कोई कुछ नहीं बन सकता है।
उसी प्रकार से आज जो दिग्विजय सिंह जी ने और पूरे से सरे से लोगों ने, मीडिया ने बोला कि आप बीजेपी में जाने वाले, उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं होता है। मैं आरएसएस का संगठन का प्रशंसा किया, लेकिन मैं मोदी जी और आरएसएस का मैं सख्त विरोधी हूं और हम उनके विचारधारा का, उनके संगठन कार्य करने का हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं जा सकते। और ये चिरंतन सत्य है कि उनकी विचारधारा अलग है, कांग्रेसी विचारधारा के हैं, लेकिन वो जो टीका टिप्पणी और फोरकास्ट और इंटेलिजेंस वाला काम बोलते हैं देश को, और बाद में सही साबित होता है। जब अन्ना हजारे ने पूरा मूवमेंट चलाया केजरीवाल ने, तो लोगों को लगा ये दूसरा गांधी आ गया, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने उसी समय में कहा था, जिसको स्वीकार किया अन्ना हजारे जी ने कि वो गए थे आरएसएस के इसमें। तो जो दिग्विजय सिंह जी भविष्यवाणी करते हैं उसका सही निकलता है। वैसे विचारधारा में पहले टाटा, बिड़ला, डालमिया पूंजीपति वर्ग देश में होते थे, लेकिन वो सत्ता से दूर होते थे। लेकिन आज जो अंबानी जी, अडानी जी अभी महाराष्ट्र में जो अभी चल रहा है, क्यों, जब पवार साहब ने उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद राजनीतिकरण देश का बिगड़ गया। राहुल गांधी जी से जब पूछा जाता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो बोलते थे वहाँ हमारा सरकार नहीं है, जबकि कांग्रेस ने समर्थन दिया था पवार साहब के कहने पे। लेकिन महाराष्ट्र में अडानी जी का और पवार साहब का 300 साल का संबंध है, जो अभी बारामती में प्रोग्राम में सुप्रिया सुले जी हों, अडानी जी का सत्कार हुआ वहाँ, और पूरे देश में चर्चा है कि पवार साहब और उद्धव जी वापस बीजेपी को समर्थन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का पूरक। 77 में जब देवराज अर्श और इंदिरा जी अलग हुई थी कांग्रेस में, तब उस समय में शरद पवार साहब को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था और मुख्यमंत्री फुलोद का बनाया था, और बाला साहब ठाकरे साहब को उस समय में बीजेपी का जब कोई संगठन नहीं होता था, उस समय में बाला साहब के समर्थन से बम्बई बंद होता था, और वैचारिक अटल जी के साथ उनकी संबंध थी, अडवाणी जी के साथ, और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा के हिसाब से सब दिन उनका समर्थन रहा। लेकिन महाराष्ट्र में जो लोकसभा का स्थिति रहा, कांग्रेस अलायंस दोनों 48 सीट में कांग्रेस को 18-20, और जब इंदिरा जी का 1984 में सिर्फ सबसे ज़्यादा पूरे राज्य में कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन फिर भी उस समय में भी पवार साहब लोकसभा में चुन के गए थे, और आज भी तो उनकी समान विचारधारा के हैं। तो सवाल जो उठता है और उठेगा
उसमें सवाल में और बीजेपी और पवार साहब और उद्धव जी का, शिवसेना का पुराना मानसिकता है और जो कयास मीडिया में चल रहा है कि वापस उद्धव जी और पवार साहब बीजेपी में जाएंगे, और उनका क्यों विचारधारा जो है, पवार साहब कहीं भी एडजस्ट होते हैं राजनीति में, लेकिन उद्धव जी जो कुछ सालों से 4-5 साल से वो विरोधी पक्ष में कांग्रेस के साथ रहे, वो विचारधारा है, लेकिन नैतिकता, मानसिकता और आरएसएस का और शिवसेना का विचारधारा मिलता है। इसके लिए उनके अलायंस में महाराष्ट्र का जनता भी सुखी रहता है और रहेगा, क्यों हर सवाल का जवाब शिवसेना हो या बीजेपी हो, यहाँ के जनता को मिलता है। और पवार साहब भी राजनीति के चाणक्य हैं। एक वक्त था जो पूरे देश का वो चाणक्य, लेकिन अमित भाई शाह और देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनको महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया, और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का बोलबाला है। और आगे भविष्य, समय वक्त बताएगा कि आगे क्या क्या होता है, लेकिन अभी तक दिग्विजय सिंह जी भी कांग्रेस में ही हैं और कांग्रेस के विचारधारा के हैं। वैसे कांग्रेस में जो आरोप लगाते हैं कि वो दिल्ली से बनता है, लेकिन आज़ादी में अंग्रेज़ों से लड़ना, ईस्ट इंडिया को कंपनी को भगाना, और जब 77 के जो राजनीति पार्टी का द्वेष, सारे इंदिरा जी ने सबको बंद किया, सब राजनीति पार्टी के नेता को तो सब जेल में बैठ के उन्होंने जनता पार्टी बना दिया। लेकिन आरएसएस उस समय में भी इंदिरा जी के साथ समर्थन दे दिया था, और बाला साहब ने। आज फिर आरएसएस का जो शक्ति और सत्ता का राहुल जी ने उल्लेख किया कि कांग्रेस सत्ता पे चलेगा, और आरएसएस चीफ ने सत्ता और शक्ति का उल्लेख किया है। तो अभी देश में कांग्रेस एक सर्वधर्म संभाव है, सभी जाति, धर्म, भाषा और सभी राज्य, जाति, राज्य एकता, अखंडता, संप्रभुता उनकी पॉलिसी है। और बीजेपी का, आरएसएस का हिंदुत्ववादी विचारधारा है, तो दोनों में फर्क है, और आज भी फर्क है और भविष्य में भी रहेगा। सिद्धांतिक, राहुल गांधी जी भी बोलते हैं कि हमारी सिद्धांतिक राजनीतिक लड़ाई है और हम सिद्धांत से कांग्रेस चलता है। इसके लिए कौन कहाँ गया, क्या हुआ, किसने क्या किया, कौन सा संगठन कौन बना, देश का जनता ने 75 साल के कम से कम 35 साल तो कांग्रेस को सत्ता दिया था, 35-40 साल, और उसके बाद फ्रैक्चर गवर्नमेंट रहा। अब तो बीजेपी भी 18 साल, 5 साल अटल जी, 12 साल मोदी जी, 18-20 साल तो बीजेपी को भी हो गया, और फ्रैक्चर मैंडेट भी 20 साल रहा राजीव जी के हत्या के बाद। तो विचारधारा और संगठन पूरा, जब कोई दो
एमपी चुनने वाला पार्टी आज 303 के पार हो गया था लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी। और जो 425 सीट चुन के आने वाली वो 44 पे रह गया था। लेकिन जो लोकतंत्र और मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार देश में सर्वोपरि है। संस्कृति, संस्कार, एकता, अखंडता, संप्रभुता वो सर्वोपरि है। इसके लिए कब कौन राजनीति में और कोई जरा सा संविधान के साथ खिलवाड़ करता है तो वो 140 करोड़ जनता रोड पे उतर जाता है। भारत ना नेपाल है, ना बांग्लादेश है, ना श्रीलंका है। इसके लिए यहाँ का संस्कृति, संस्कार और लोकतांत्रिक अधिकार बाबा साहब ने इतना मजबूत बनाया है कि कोई चाह करके भी तानाशाही करना चाहे, कितना भी, कल जो जिस प्रकार से अरौली पर्वत और उन्नाव का कितने 11.5-12 साल में सारे फैसले को पीछे छोड़ते हुए कितने आरोप लगे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को, पूरे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पूरे देश में। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा लोकतांत्रिक इतना मजबूत है कि कल पूरे देश ने देखा कि संविधान और भारत के जनमानस के सामने में कोई बड़ा नहीं है। इसके लिए लोकतांत्रिक अधिकार हमारा सर्वोपरि है। कोई देश में डिक्टेटर, कोई तानाशाही, कोई वायलेशन लोकतंत्र को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। अभी तक इतना ही।